डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज ये जो पेपर है 2017 का है। 2016 का पेपर वेबसाइट पर पंजाब यूनिवर्सिटी की अवेलेबल नहीं, 2017 का पेपर है, इसको देख लेते हैं। इसमें हमारे पास है फर्स्ट क्वेश्चन के डिफरेंशिएट बिटवीन वेब पेज एंड यूआरएल। वेब पेज बेसिकली क्या चीज़ होती है, इसको देखते हैं कि वेब पेज क्या है। यूआरएल जो है वो एड्रेस है, जैसे ये एक यूआरएल है, ठीक है। किसी भी वेब पेज का एक एड्रेस होता है, ये एक यूआरएल है, इस तरह ये एक यूआरएल है, ये भी एक यूआरएल है, ये भी एक यूआरएल है, ठीक है। यूआरएल का मतलब है एड्रेस। जिस तरह इसे कहते हैं यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। जिस तरह हमारे पास नंबर होता है ना गाड़ियों का या बाइक का, ऐसे ही ये पेज का नंबर समझ लें आप। ये इंटरनेट पे किसी पेज को ढूंढना हो तो आप उसका यूआरएल या यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर एंटर करें, वो पेज आपको वेब पे मिल जाएगा। जैसे लाइब्रेरी है, तो आप लाइब्रेरी में बुक ढूंढने के लिए जाएं तो वहाँ पे आपको कोई बुक चाहिए, जैसे साइकोलॉजी की कोई बुक चाहिए, तो आपको एक जो लाइब्रेरियन है वो बताता है कि आप फलां शेल्फ में जाएं और फलां उसके खाने में जाके वो बुक ढूंढ लें। एग्जैक्टली ऐसे ही ये यूआरएल भी क्या करता है कि आपको जो वेब पेजेस हैं वो इंटरनेट पे बहुत सारे वेबसाइट्स वेब पेजेस पड़े हुए हैं, एक लाइब्रेरी के अंदर पड़ी हुई बुक्स की तरह वेब पेजेस भी। तो आपको ये वेब यूआरएल क्या करता है, उसका एक एक यूआरएल आपको एक उसमें से बुक, जिस तरह लाइब्रेरी से एक बुक निकाली है वैसे ही यूआरएल आपको एक पेज निकाल के दे देगा, ठीक है। तो इसमें डोमेन नेम वगैरह होते हैं, जैसे ये .google.com ये बता रहा है, ये गूगल कंपनी है, विकिपीडिया कंपनी का नाम है या इदारे का नाम है, यूट्यूब, ठीक है। ये इस पूरे को डोमेन नेम कहते हैं, ठीक है। डोमेन नेम ये परचेज करना पड़ता है, ये आगे फिर मजीद डिस्कशन है कि यूआरएल आप परचेज कैसे करते हैं वगैरह, ठीक है। तो दूसरा आते हैं जी वेब पेज पे। वेब पेज कहते हैं आमतौर पर हम कहते हैं जी कि एक वेबसाइट होती है, जैसे ये एक वेबसाइट बनी हुई है, इस पे देखें ये होस्टिंग का एक वेब, होस्टिंग के आइकन पे मैंने क्लिक किया तो ये बहुत सारे आ गए हैं ऑप्शंस, हो डेवलपिंग होस्टिंग, ये सारे। किसी एक पे क्लिक करूंगा तो ये वेब पेज है। प्राइसिंग ये एक ही पेज होगा। डोमेन इसके अंदर दो वेब पेजेस हैं। अबाउट अस 1 2 3 4 5 वेब पेजेस हैं। 1 2 3 3 वेब पेजेस हैं, ठीक है। तो वेबसाइट दरअसल में एक बुक है और वेब पेज जो है वो दरअसल बुक का कोई एक पेज है। तो वेब पेज दरअसल में क्या होता है, किसी वेबसाइट का, किसी वेबसाइट पे लिखा हुआ या कोई वेबसाइट है, जैसे मैं पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खोल लूँ तो ये एक पूरा ये वेबसाइट है और उसके अंदर कोई एक पेज फैकल्टीज खोल दिया तो ये एक वेब पेज है। ये उसका एक कंपोनेंट है, एक स्मॉल कंपोनेंट है। जिस तरह बुक का पेज होता है, एक बुक बड़ा कंपोनेंट है, उसका एक पेज होता है, एग्जैक्टली ऐसे ही वेबसाइट भी एक बुक की तरह है। ये उसका शुरू का हिस्सा है जो मतलब बताता है कि इसके अंदर क्या क्या होगा वगैरह। तो ये किसी एक पे क्लिक करें ये सारे वेब पेजेस होंगे, ठीक है। वेब पेजेस का एड्रेस थोड़ा सा डिफरेंट होता है। देखें जैसे यहाँ पे हमने ये खोली ना वो पंजाब यूनिवर्सिटी, तो ये वेबसाइट थी .edu.pk, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे डिपार्टमेंट्स ओपन करूंगा तो आगे वो वेब पेजेस आते जाएंगे, थोड़े से चेंज हो जाएंगे। तो यूआरएल एक वेब पेज को लोकेट करने के लिए है, ठीक है। डेफिनेशन इनमें से किसी वेबसाइट से आप देख के लिख लें जो मैंने ओपन की हुई थी। बुक के अंदर भी इंटरनेट वाला चैप्टर, वहाँ ये टॉपिक डिटेल में आएगा। डिफरेंशिएट बिटवीन ड्यूल कोर माइक्रो प्रोसेसर और क्वाड कोर माइक्रो प्रोसेसर। ड्यूल कोर माइक्रो प्रोसेसर और क्वाड कोर को हम इसमें देखें कि डुअल कोर और क्वाड कोर। डुअल कोर कहते हैं जी आमतौर पर ऐसा प्रोसेसर जिसमें दो लगे होते हैं, सीपीयूज लगे होते हैं। ड्यूल कोर प्रोसेसर का मतलब है टू कोर्स वाला, यानी टू सीपीयूज वाला। क्वाड कोर का मतलब है इसके अंदर चार प्रोसेसर लगे हुए हैं, चार सीपीयू लगे हुए हैं। अब आप जितने ज़्यादा सीपीयू लगाएंगे तो ये लाइन बता रही है कि आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस उतनी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी, उतनी फास्ट हो जाएगी, ठीक है। आमतौर पर ज़्यादा प्रोसेसर्स हम उन जगहों पे लगाते हैं जहाँ ज़्यादा प्रोसेसिंग का टास्क होता है, बहुत ज़्यादा कंप्यूटेशनल किस्म की प्रोसेसिंग करनी पड़ती है, जैसे इमेज वगैरह का काम है, मेडिकल इमेजिंग में, या फिर उसके अलावा कोई रिसर्च का काम है, आप किसी टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस में या फिजिक्स में, किसी भी इस तरह के फील्ड में, तो रिसर्च में भी हमारे पास ऐसे कंप्यूटर चाहिए होते हैं जो ज़्यादा प्रोसेसिंग वाले होते हैं। सिमुलेशन करनी होती है फिजिक्स में प्रोजेक्टाइल मोशन की, उसके लिए भी चाहिए होते हैं, ठीक है।
यहाँ पे और भी बहुत सारे ड्यूल कोर की डेफिनेशन जैसे यहाँ पे दी हुई है, गीक्स फॉर गीक्स पे आप किस जगह से देख लेंगे, ये 4 या 5 लाइन की डेफिनेशन है, कोई इसमें इतना इशू नहीं कि 2 कोर और 4 कोर वाला प्रोसेसर, यहाँ से पढ़ लें, ईजी है। यहाँ से ये आप लिख लेना पेपर में, ठीक है। बुक के अंदर भी दिया होगा, अगर बुक में ना भी दिया हो तो यहाँ दिया हुआ है, यहाँ से देख लें, ये वाले एड्रेस है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर व्हाट इज मशीन साइकिल। ये टॉपिक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमारे पास था फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट, ये हम टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। चैप्टर कंपोनेंट्स वाला जो दूसरा चैप्टर था शायद उसमें कर चुके हैं। फैक्टर्स दैट प्ले की रोल टू डिटरमिन द पिक्चर क्वालिटी, ये क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन इससे पहले भी आ चुका है किसी पेपर में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिक्चर या इमेज से रिलेटेड है। इसमें लिखा हुआ जी कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिससे आपकी कंप्यूटर में जो पिक्चर नज़र आ रही है वो या इनहेंस हो सकती है या डिग्रेड हो सकती है। तो देख लेते हैं जी कि कुछ फैक्टर जिसके कौन कौन से हैं। ये जैसे एक इमेज है, आप इमेज को मज़ीद ब्राइट करना चाहें तो आप इमेज को बहुत ज़्यादा ब्राइट कर दें, डाउन करना चाहें डाउन कर दें, ठीक है। इमेज को एनहेंस भी किया जा सकता है, डाउनग्रेड भी किया जा सकता है, ठीक है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, हम 5-6 इसमें से देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इमेज को एनहेंस करने के लिए, एक है जी इमेज स्केलिंग। ओरिजिनल इमेज इस तरह का है, स्केल्ड होके इमेज क्वालिटी डाउन हो गई है। स्केलिंग का मतलब ये है कि आप एस्पेक्ट रेशो, फॉर एग्जांपल वाइड स्क्रीन इमेज है ये, अब ये जो इमेज है ये 1920 क्रॉस 1080 1080 साइज का है ओरिजिनल इमेज। तो आप उसे क्या करें, उसकी एस्पेक्ट रेशो, एस्पेक्ट रेशो मतलब ये कि आप उसकी जो एक्स एक्सिस है और इसकी जो वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, ये जैसे 1920 है, इसको या ज़्यादा कर दें या आप इसको ज़्यादा कर दें या इसको कम कर दें या उसको कम कर दें, ठीक है। इनको कम कर दें। जैसे इस केस में इसने क्या किया है, एक वैल्यू कम की है, इमेज जो है वो उसकी लंबाई ज़्यादा हो चुकी है लेकिन उसकी जो विड्थ है वो कम हो गई है, ठीक है। एस्पेक्ट रेशो कम हो गई है, तो एस्पेक्ट रेशो से कहते हैं। एस्पेक्ट मतलब है ये इसकी लंबाई चौड़ाई वाली बात है, ठीक है, लेंथ एंड विड्थ की बात। तो आप एस्पेक्ट रेशो इमेज स्केलिंग में आती है, इससे भी इमेज इफेक्ट होता है, ठीक है। ज़रूरत पड़ती है तो फिर ऐसे किया जाता है। फिर इसके अंदर है डिजिटल नॉइज़, ठीक है। इमेज के अंदर आप नॉइज़ को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इसके अंदर इमेज जो है वो, ये इमेज ये डिप का काम है। एक डायग्राम देख लेते हैं। ये डिप जो है उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा काम होता है डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग में कि ये देखें आपके पास ये इमेज था, इसमें नॉइज़ है। नॉइज़ इस तरह है कि ये इमेज आपको क्लियर नज़र नहीं आ रहा है। इसमें देखें यहाँ पे प्रॉब्लम है, लेकिन इस इमेज को देखें तो बिल्कुल इनहेंस होकर क्लियर हो गया है। तो डिजिटल नॉइज़, इमेज में नॉइज़ भी होती है। इस नॉइज़ को कहते हैं कि ज़रा ब्लर है। इधर देखें तो ये क्लियर है, इसकी ज़रूरत हमें नहीं है, हमने इस पे फोकस करना है, तो हमने क्या किया, उसको क्लियर कर दिया। तो इसके लिए इमेज प्रोसेसिंग और करनी पड़ती है, डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग डिप के नाम से हमारे पास एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग। उसमें ये सारे काम होते हैं और ये सब्जेक्ट जो है वो रिलेटेड है मेडिकल इमेजिंग से। इसकी बहुत बड़ी एप्लीकेशन जो है वो मेडिकल इमेजिंग से है, वहाँ पे इसका बहुत बड़ा काम है। समझिए कि जो ये जो कैंसर की ट्रीटमेंट और इमेजिंग वाले जितने भी काम हो रहे हैं, ये सारी मशीन्स जो बन रही हैं वो इस पे बेस हो रही हैं, ठीक है। डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग भी काम कर रही हैं। इसके बाद हमारे पास आती है और फैक्टर्स में नॉइज़ी के बाद हमने देखा था कि बुक के अंदर कुछ शायद और भी हों, आप यहीं से पढ़ लेना, इस पेज से पढ़ लेना। कंप्रेशन, कंप्रेशन का मतलब है कि आप इमेज जो है उसको रिड्यूस करते हैं, साइज रिड्यूस करते हैं। जैसे मैं ये पेंट ओपन करता हूँ और मैं कंप्रेस कर रहा हूँ इमेज को, तो मैं अगर कोई इमेज ओपन करूँ ना, जैसे यही इमेज था, मैंने इसको यहाँ से कॉपी कर लिया, यही इमेज है, मैं इसको सेव एज कोई इमेज ले लेता हूँ, यहाँ पे नॉइजी इमेज, ठीक है। ये इमेज ले लेता हूँ। अब इस इमेज को अगर मैं कॉपी करूँ और पेंट में जाके पेस्ट कर दूँ,
बताना मैं क्या चाह रहा हूँ कि मैं ये इमेज है मेरे पास। अब मैं इसको मैं अगर कंप्रेस करूँगा तो मैं इसको असल में रीसाइज कर रहा हूँ। कैसे ये रीसाइज का है? रीसाइज यहाँ मैं जाके इसकी वर्टिकल लेंथ और हॉरिजॉन्टल लेंथ कम करूँगा। मैं इसे वर्टिकल करूँ या हॉरिजॉन्टल करूँ वो खुद ही कम कर देता है, बराबर कर देता है। रीसाइज परसेंटेज में करना है, पिक्सल्स में करना है, दोनों कर सकते हैं। ठीक है, दोनों कर सकते हैं। परसेंटेज में करें इसको 100 से 50 पे ले आएं, छोटा हो गया, ये रीसाइज हो गया। पहले इसका जो साइज था अब उससे कम हो गया। यहाँ पे कहने का मतलब ये कि आप और पिक्सल्स में करेंगे तो पिक्सल्स में करके देख लें रीसाइज। यहाँ पे आप इसे पिक्सल्स में करके देख लें, 296 है, आप इसे 196 कर लें, तो अब ये इस तरह हो गया। ठीक है, इस केस में भी साइज रिड्यूस हो गया। कहने का मतलब है कंप्रेशन में आप इमेज को रिड्यूस करते हैं और इस तरह रिड्यूस करते हैं कि थोड़ी बहुत क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ तो हमें करना पड़ता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ भी है कि थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ फिर भी चल जाता है। ठीक है, इतना ज़्यादा कंप्रोमाइज़ तो नहीं होता। और इस तरह ऑनलाइन टूल हैं जो कि आपके इमेज को रिड्यूस करते हैं, लेकिन इमेज की क्वालिटी काफ़ी बेहतर रहती है। लेकिन जब आप कहते हैं ना कि किसी वेबसाइट पे आपने अपनी पिक्चर अपलोड करनी है और उसका साइज़ ऐसा आ जाएगा कि 25 केबी है, हमें 25 केबी में दें, या बहुत चीज़ें 25 केबी इसमें इस साइज़ में पिक्चर दे दें, या 30 केबी में दे दें, तो ये जो है ना ये बहुत कम साइज़ है। अगर आप किसी पिक्चर को जो कि फॉर एग्जांपल कहीं जिसका साइज़ था 2 MB साइज़ था, ऐसी पिक्चर को आप जब 25 केबी में लाएंगे तो आप जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर लें, कैसे भी कर लें, उसकी क्वालिटी ज़रूर डाउन होगी, रिड्यूस होगी, कॉम्प्रोमाइज़ होगा। लेकिन बहरहाल अगर आप बहुत ज़्यादा रिड्यूस नहीं करते, 2 MB को आप 1 MB में ले आएँ तो आपको इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पता चलेगा, क्वालिटी तकरीबन वैसी ही रहेगी। ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कि इमेज कंप्रेशन करके देते हैं, जैसे इमेज कंप्रेशन के हम सॉफ्टवेयर देख लेते हैं। ये आमतौर पर डेटा भेजने के लिए होते हैं। आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपने वेबसाइट्स पे अपलोड करते हैं। इमिग्रेशन के लिए लोग अप्लाई करते हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, वहाँ पे वेबसाइट्स पे जाके आपने इमेज अपलोड करने होते हैं जहाँ पे साइज़ भी कम होना चाहिए और क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। तो वहाँ पे हमें फिर इस तरह के सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है, जेपीजी ऑप्टिमाइज़र। ठीक है, ये एक सॉफ्टवेयर है ऑप्टिमाइज़िला। ठीक है, kraken.io ये वेबसाइट है। इन ऑप्टिमोल, इन जगहों पे जाके आप अपने इमेज को, इमेज रिसाइकल, ये सारे वो जगह हैं जहाँ पे आप इमेज को रिड्यूस कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। क्वालिटी में थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा, ज़्यादा नहीं, नेग्लिजिबल सा फ़र्क पड़ जाता है। डिवाइस यू आर यूजिंग, इसमें एक फैक्टर ये भी है कि इमेज क्वालिटी में कि आप अगर मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं तो आपको इमेज कुछ और नज़र आता है, क्योंकि वहाँ पे स्क्रीन पे एल्गोरिदम लगे होते हैं जो कि इसको आपको इमेज को ऑप्टिमाइज़ करके दिखाते हैं। जबकि अगर आप अपना लैपटॉप यूज़ करें या कंप्यूटर यूज़ करें तो यहाँ पे वो एल्गोरिदम नहीं लगे होते, तो आपको इमेज बिल्कुल स्ट्रेट सीधा नज़र आता है। जो हो सकता है आपका इमेज मोबाइल में बहुत अच्छी क्वालिटी में नज़र आ रहा हो, बहुत ब्राइट नज़र आ रहा हो, यहाँ पे जब वो आएगा तो आपको वैसा नज़र नहीं आएगा। डिस्प्ले का भी फ़र्क होता है, एक फैक्टर ये है। लेंस फ्लेयर, इसमें लेंस फ्लेयर की बात हो रही है कि जब आप बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट में कोई इमेज कैप्चर करते हैं तो बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपोज हो जाता है। उसमें कुछ हिस्से पे ज़्यादा लाइट पड़ रही होती है, कुछ हिस्सों पे लाइट कम पड़ रही होती है, कुछ हिस्से बहुत बेहतर नज़र आते हैं इमेज के और कुछ हिस्से बेहतर नहीं नज़र आते, तो इसे हम कहते हैं कि ये लेंस फ्लेयर है। ठीक है, फिर कलर एक्यूरेसी, इसमें ये होता है कि यहाँ पे आपके पास कोई इमेज है, फॉर एग्जांपल आप एक इमेज कैप्चर आपने किया है, तो आप इस केस में क्या करें, जैसे यहाँ पे डेफिनेशन में लिखूँ कि एज अपोज टू अ प्रोसेस्ड इमेज यू विल सर्टेनली हैव मोर कमांड ऑन रॉ इमेज वेयर यू कैन मैच द कलर एक्यूरेसी ड्यूरिंग द पोस्ट प्रोसेसिंग दैट ब्रिंग द image as close to reality as for the same you can use the applications like Adobe। कलर एक्यूरेसी की हम डेफिनेशन इसके मुकाबले में और जगह से भी देख देते हैं कि व्हाट इज कलर एक्यूरेसी। हमें ज़्यादा यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल लिखा हुआ है। तो कलर एक्यूरेसी क्या है कि
यहाँ डेफिनेशन सिंपल देखें तो कि आपके पास एक कोई मॉनिटर है या मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन है, तो वो रिप्रोड्यूस करता है कलर्स या शेड, ठीक है। अब आपने फॉर एग्जांपल मोबाइल फ़ोन से कोई पिक्चर ली है और आप उसे आके देखते हैं अपने पास स्क्रीन के ऊपर, लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, तो आपको वो इमेज ज़्यादा फ़र्क, जैसे मैं मिसाल दे रहा हूँ, मैं मेरे पास ये इमेजेस, ये रिसेंटली बड़ी अच्छी एग्जांपल है, हमारे साहब है हमारे प्रिंसिपल, उनके मोबाइल फ़ोन पे ये इमेज मुझे कुछ और नज़र आ रहा था, ठीक है। और जब मैंने इसको अपने पास यहाँ पे ओपन किया, तो मुझे यहाँ पे कुछ और तरीके से नज़र आया, जैसे ये एक इमेज। अब ये जो इमेज है ना, ये उनके मोबाइल फ़ोन पे बहुत ऑप्टिमाइज़ होके नज़र आ रहा था। डेटा मुझे चाहिए था उनका, कुछ फिलिंग करनी थी। तो अब ये जो डेटा है ना, ये इमेज उनके पास मोबाइल फ़ोन पे बहुत ब्राइट, और ये कलर जो इसका पिक्चर के, ये इनके फेस के जो बैक साइड पे कलर है, ये बिल्कुल डिफरेंट नज़र आ रहा था उनके मोबाइल फ़ोन पे। लेकिन जब उन्होंने इसकी पिक्चर बनाई और मुझे भेजी, तो यहाँ पे जब मॉनिटर है ना, और पिक्चर भी उनके पास कैमरा अच्छा है, उससे पिक्चर भी अच्छी बनी है, और नज़र वहाँ पे भी पिक्चर में भी बहुत ही, मतलब बताने का मतलब पिक्चर में अच्छा नज़र आ रहा था, लेकिन जब यहाँ पे आया है, तो यहाँ पे इसका कलर बहुत डिफरेंट है, वैसा नहीं है, उससे थोड़ा सा अलग कलर है। तो यहाँ पे कलर एक्यूरेसी रिटेन नहीं हुई। इसका मतलब क्या है कि मोबाइल फ़ोन जिस तरह की कलर इमेज और एल्गोरिदम इस्तेमाल करके कलर जनरेट कर रहा है, हो सकता है वैसे कलर्स, वैसे ही आपका जो लैपटॉप ये सिस्टम है वैसे कलर जनरेट न करे। तो इससे हम कलर एक्यूरेसी कहते हैं कि जो मोबाइल फ़ोन पे फॉर एग्जांपल इमेज है, या किसी भी डिवाइस पे आपने इमेज बनाया है, किसी दूसरी जगह लेके जाएँ तो आपको वो एज़ क्लोज़ रियल ओरिजिनल इमेज के करीब नज़र आए। ये उसके करीब मतलब नज़र तो आ रहा है, लेकिन फ़र्क तो है। कलर एक्यूरेसी कह सकते हैं कि 100% नहीं है इसकी, उससे कम है, ठीक है। तो जब 100% एक्यूरेसी हो, 90% तक हो, तो आप कहते हैं ये बहुत अच्छी कलर एक्यूरेसी है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं कुछ और फैक्टर्स पे इसके, रैपिंग अप। तो हम ये रैपिंग अप समरी बता रहा है कि इन द एंड जो है ना, एक पिक्चर को बहुत सारे फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, और इन सारे फैक्टर्स को, जैसे ये कलर एक्यूरेसी की बात है, लेंस फ्लेयर, डिवाइस जो आप यूज़ कर रहे हैं, कंप्रेशन और इम डिजिटल नॉइज़, इमेज स्केलिंग, अगर ये सारे फैक्टर्स आप कंसिडर कर लें, तो फिर आप देखेंगे कि इन इमेज को कंसिडर करने से आपके पास, या इन सारी चीज़ों का ख्याल रखें, तो इमेज की क्वालिटी डाउन भी नहीं होती। अगर इमेज रिड्यूस भी हुआ है, अच्छे तरीके से किया गया है, तो कंप्रेस करने पे भी इसकी क्वालिटी काफ़ी बेहतर रहती है। अब ये सारी बात, ये फैक्टर्स जो कि इमेज को इफेक्ट करते हैं। अब आते हैं हम इस पे कि एलसीडी और एलईडी में क्या फ़र्क है। ये हमने चैप्टर में एलसीडी और एलईडी वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है, जो हमारे पास हार्डवेयर के आउटपुट डिवाइसेस थी, वहाँ पे हमने इन सारों को डिस्कस किया हुआ है इन डिटेल, वहाँ से आप देख लेना। ये एक वेब ब्राउज़र क्या होता है, ठीक है। वेब ब्राउज़र जो है वो, यहाँ डेफिनेशन पहले देख लेते हैं कि वेब ब्राउज़र क्या है। वेब ब्राउज़र जो है, तो वेब ब्राउज़र जो है बेसिकली है तो एक सॉफ्टवेयर, आपको क्या करता है, इंटरनेट इस्तेमाल करने में हेल्प देता है। बहुत सारे वेब ब्राउज़र्स अवेलेबल हैं, मोज़िला है, गूगल क्रोम है, ओपरा है, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, सफारी भी है। लेकिन सबसे जो मशहूर है ना, वो गूगल क्रोम है अपनी सर्विस, क्योंकि गूगल पे गूगल की अपनी वेबसाइट्स, जैसे यूट्यूब है, जीमेल है, ठीक है, इसकी अपनी वेबसाइट्स बहुत ईजिली ओपन हो जाती हैं, ठीक है। और ये आपको क्या करता है कि उन वेबसाइट से, वेब ब्राउज़र जो है ये एक सॉफ्टवेयर है बेसिकली, इसको किसी ने मतलब डेवलप किया होता है, जैसे गूगल है, गूगल क्रोम है, गूगल ने डेवलप किया है, इनकी अपनी टीम ने। ये इन्फॉर्मेशन क्या लेके आता है, आपके सामने कोई वेबसाइट या वेबसाइट पर रखी हुई कोई इन्फॉर्मेशन आपके सामने लेके आता है, और इसके अंदर बैक साइड में हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज़ होता है। ये प्रोटोकॉल किस लिए है, इसकी मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाता, लेकिन ये प्रोटोकॉल किस लिए होता है कि वेबसाइट, जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है वो, और गूगल क्रोम, ये आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं कि किस तरीके से टेक्स्ट को, इमेज को और वीडियो को आपको डिस्प्ले करना है। जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, तो आप इसे ओपन करें, तो अब ये गूगल क्रोम ने कम्युनिकेट किया है इस वेबसाइट से, और इस तरीके से इसका यहाँ पे सबसे पहले लोगो डिस्प्ले हुआ, ठीक है, ये सारी चीज़ें डिस्प्ले हुई, आपको कलर्स ऐसे नज़र आ रहे हैं। ये आफ्टर कम्युनिकेशन है। तो ये इसको डिस्प्ले करने के लिए बैक एंड पे क्या चीज़ इस्तेमाल हुई है, इसको डिस्प्ले करने के लिए बैक एंड पे हमारे पास इस्तेमाल हुई है हाइपर टेक्स्ट
ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, ये वाला प्रोटोकॉल यूज हुआ है जो भी हमने यहाँ पे बात की है। तो ये डेफिनेशन इसकी थी। इसके बाद आते हैं जी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये देखें, ये क्वेश्चन कई दफ़ा आया है, ये हमने देखा है 2015 में भी 2 दफ़ा आया है और 2017 में भी आया हुआ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थर्ड टाइम आ रहा है। और इस क्वेश्चन को हम डिटेल में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं पिछली वीडियो में, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। CLI एंड GUI, कमांड लाइन इंटरफेस और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। CLI का मतलब है कमांड, तो हम देखते हैं कमांड लाइन इंटरफेस वर्सेस ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GUI का मतलब है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। या डेफिनेशन किसी एक से ओपन करके देख लें, आपको डेफिनेशन मिल जाएगी 3 to 4 लाइंस, 5 लाइंस तक आप देख लें। ये भी अच्छी वेबसाइट है, गीक्स फॉर गीक्स। तो ये कमांड लाइन इंटरफेस जो है, ये बेसिकली ये मैं कंप्यूटर पे CMD ओपन करता हूँ, ये जहाँ सर्च लिखा हो ना, तो मैं जाऊँगा ना, वहाँ जाके रन लिखूँ और इधर लिख दो CMD, तो ये ओपन हो जाती है, ठीक है। ये जो ओपन होगी ना ब्लैक स्क्रीन, आप इमेजिन करेंगे आज से कुछ टाइम पहले तक जो हमारे पास पहले हमारे पास यही इंटरफेस हुआ करता था और इसमें सारा काम टाइप राइटिंग से होता था, यानी आपके पास कोई कलर्स नहीं, कोई माउस नहीं, आपको कमांड्स याद है तो आप उससे काम कर लेते थे, ठीक है। अब हमारे पास इसके मुकाबले बहुत इजी विंडो आ गई है, जिसमें हमारे पास ग्राफिक्स हैं, बटन्स हैं, कलर्स हैं। इसको हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहते हैं। इसमें सबसे आसानी क्या है, माउस का यूज़ है। तो हमारे पास इसकी जो डेफिनेशन है वो दी हुई है कि कमांड लाइन इंटरफेस जो है, जिसमें हमारे पास एक ब्लैक स्क्रीन है, कलर्स नहीं है अवेलेबल, सिर्फ माउस भी अवेलेबल नहीं है, सिर्फ आप टाइप राइटिंग कर सकते हैं। जबकि इसके मुकाबले में देखें, यहाँ पर निशान है, सिर्फ कोई कलर नहीं है, टाइपिंग। इसके मुकाबले में हमारे पास बटन्स हैं, आइकन्स हैं, ठीक है, विज़ार्ड्स, ये सारी बातें, माउस है, इसे हम कहते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो आप यहीं से बेशक ये पढ़ लें। तो आज हमने देख लिया जी कि 8 क्वेश्चन देखे हैं, रिमेनिंग क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में 2017 के देख लेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।